हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर होंगे, मस्त होंगे। तो इससे पहले, जैसा कि हमने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है और उसमें हमने क्या पढ़ा था, पर्यावरण क्या है और जो प्रकृति द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख स्थल और मानव जो द्वारा हैं उनके द्वारा निर्मित किए गए प्रमुख स्थल, तो इन सब के बारे में हमने प्रथम अध्याय में हमने इसे पढ़ लिया है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा दूसरा जो चैप्टर है वे है हमारी पृथ्वी के अंदर। क्या कभी सोचा है हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? उसमें बहुत से खनिज पदार्थ बहुत अधिक, जैसे कि ज़्यादा पृथ्वी के अंदर जाए तो क्या निकलेगा, अधिकांश तौर पर जल निकलेगा और बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी, कुछ महत्वपूर्ण तत्व मिलेंगे, खनिज तत्व मिलेंगे। लेकिन पृथ्वी के अंदर पूरी सतह तक जाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जाता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर है क्या। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर है क्या। तो अब चलिए, अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। आखिर है क्या पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। बिल्कुल, हमारी जो पृथ्वी है वो गतिशील ग्रह है। गतिशील का अर्थ ये होता है जो निरंतर कुछ न कुछ क्रियाएं उसमें चलती रहती है, जो कभी स्थिर नहीं रहती, उसी को कहते हैं गतिशील। तो हमारी पृथ्वी क्या है? एक गतिशील ग्रह है। उसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर है क्या पृथ्वी के अंदर। देखिए, ये पृथ्वी का एक चित्र दर्शाया हुआ है। ये है सर्वप्रथम पृथ्वी की जो पहली सतह जिस पे हम रहते हैं, जिसे परपटी कहा जाता है। ये भिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से निर्मित है। इसके बाद जो आता है जिसे हम रहते हैं उसे स्थल मंडल भी कहा जाता है। ये देखिए स्थल मंडल, जिस पे जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, जंगल और इसके अलावा जल, समुद्र, महाद्वीप सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद जो आता है वे आता है मेंटल। मेंटल इसका दूसरा स्थान है पृथ्वी के नीचे अंदर। सर्वप्रथम परपटी आती है जिसपे मनुष्य रहता है, स्थल मंडल है, मनुष्य, जीव जंतु सभी। इसके नीचे जो आता है वो आता है मेंटल। फिर उसके नीचे जो आता है क्रस्ट मेंटल सीमा। फिर उसके अंदर भी जो आता है बाह्य क्रस्ट। ये देखिए बाह्य क्रस्ट। और सबसे केंद्र में आता है आंतरिक क्रस्ट। इस जो आंतरिक क्रस्ट है इसमें बहुत अधिक दबाव होता है, सबसे अधिक ये अंदर पाया जाता है और इस कारण इस पे सभी जो क्रस्ट हैं उनका दबाव इस पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। जिस प्रकार प्याज को देखते हैं वो एक से एक परत हटाओ, फिर उस पर एक और परत चढ़ी होती है, एक परत हटाओ और उस पर एक और परत चढ़ी होती है। तो ठीक वो यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्याज एक के ऊपर संकेंद्रित रहती है उसी प्रकार पृथ्वी भी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहा जाता है। ये हमने देख लिया। इसकी जो प्रथम परत है, सबसे ऊपरी परत, इसे परपटी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है जिस पे मनुष्य रहता है, जिस पे मानव अभी जी रहा है। ये वही परत है, परपटी कहा जाता है। इसे स्थल मंडल भी यहीं पर इसी परपटी पर स्थल मंडल है और ये सबसे पतली परत है। ठीक है।
यह है महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र की सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो क्या है, देखिए ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है जो परपटी है इसकी जो गहराई है वे है 35 किलोमीटर। ये ऊपरी सतह से लेकर नीचे तक 35 किलोमीटर इसकी गहराई है, जिसमें से इसका 5 किलोमीटर तक जो सतह है वो समुद्र के अंतर्गत आती है। समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही इसका जो भाग है वो इसमें सम्मिलित होता है। अब देखिए, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज पदार्थों से बना है। अभी हमने समुद्र का भाग देखा, ये इसके अंतर्गत 5 किलोमीटर तक भू परपटी का हिस्सा आता है जब उसकी गहराई की बात करी जाए। अब ये बताना चाहता है, ये कह रहा है जो महाद्वीप है, पृथ्वी के ऊपर ही तो महाद्वीप है जिस पे मनुष्य जीता है, पशु पक्षी जीते हैं, तो वो जो खनिज पदार्थों से निर्मित है वो खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं, ये 2 खनिज पदार्थों का नाम बताता है जिसकी सहायता से उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ है। तो सर्वप्रथम उसमें जो है खनिज पदार्थ वो है सिलिका, और जो दूसरा है एल्यूमिना। एल्यूमिना दूसरा खनिज पदार्थ है। इन दोनों खनिज पदार्थों को के मिलन से, इनके मिश्रण से एक तरीके से प्राकृतिक रूप से इनका जो महाद्वीप है इनका निर्माण हुआ है। इसीलिए इसे संक्षिप्त रूप एक छोटे शब्दों में सील कहा। क्यों ये जो इसको एक संक्षिप्त रूप दिया गया, इसे इतना बड़ा ना बनाकर एक छोटा सा रूप, इसका छोटा सा नाम दिया गया सील, ठीक है। सी जिसका अर्थ है सिलिका, देखिए सी जिसका अर्थ है सिलिका, और ए जिसका अर्थ है एल्यूमिना, ये देखिए ये रहा एल्यूमिना, ठीक है। कहा जाता है महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका मैग्नीशियम से बनी है। तो अभी हमने देखी किसकी बात, अभी हमने महाद्वीप की बात देखी। अब देखिए, अब ये बात कर रहा है महासागर की। महासागर 2 खनिज तत्वों से मिलकर बना, वो क्या नाम है, वो नाम दे रहा है, ये देखिए ये दिखा रहा है सिलिका और दूसरा दिखा रहा है मैग्नीशियम। तो ये क्या कह रहा है, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसीलिए इसे सीमे कहा जाता है। सी अर्थात सिलिका और में अर्थात मैग्नीशियम कहा जाता है, ठीक है। परपटी की ठीक नीचे मेंटल होता है। अभी हमने देखा ये परपटी, इसके नीचे मेंटल, ये उसी की बात कर रहा है, जो लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। तो इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर इसकी गहराई है, वहाँ तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक जो परत है वो क्रस्ट है, आंतरिक परत क्रस्ट। ये देखिए मेंटल के बाद ये क्रस्ट आ रहा है, ये उसी की बात कर रहा है। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकल लोहे की बनी है। जो इसमें तत्व पाया गया है, एक तो निकल तत्व पाया गया है और जो लौह तत्व है वो पाया गया है, वे इनसे बनी है, उनसे निर्मित हुई है। तथा इसे नीफे कहा जाता है। जो इसकी त्रिज्या है उसको नीफे कहा जाता है। नीफे, नी अर्थात निकल, फे अर्थात फरस, इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक छोटा नाम दिया गया, एक संक्षिप्त रूप दिया गया है, नीफे कहते हैं। केंद्रीय
क्रड का तापमान एवं दबाव काफ़ी उच्च होता है। केंद्रीय जो क्रोड होता है, जो मुख्य में होता है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है, उसका दबाव और उस पे काफ़ी दबाव होता है और उस पे उसका तापमान भी अधिक होता है। तो ये वही बता रहा है। शैल के बारे में देखते हैं। शैल एवं पृथ्वी। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। जो पृथ्वी की परपटी है जिस पे स्थल मंडल है, ये उसी की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि वे अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। जो पृथ्वी की परपटी निर्मित होती है, वो जो बनती है, उसमें जो खनिज पदार्थ होते हैं, किसी भी प्राकृतिक पिंड अर्थात कोई भी प्राकृतिक का एक हिस्सा होता है, एक तत्व होता है, एक कण होता है, उन सब के माध्यम से इसका निर्माण होता है, उसे ही शैली कहा जाता है। प्राकृतिक पिंड को शैली कहते हैं। शैली भिन्न रंग, आकार, गठन की होती है। जो शैली होती है विभिन्न प्रकार के इसका रंग होता है, इसका आकार भी कई प्रकार का होता है। इन सब के माध्यम से इनका एक गठन रूप होता है। मुख्य रूप से शैली तीन प्रकार के जो शैल होते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम मैग्नेय शैली, जिसे इग्नेय शैली भी कहते हैं। मैग्नेय शैली या इग्नेय शैली भी कहा जाता है। जो दूसरा है वह है अवसाद या अवसादी शैली, जिसे सेमेंट्री कहा जाता है। अवसादी शैली या सेमेंट्री शैली कहा जाता है। और जो तीसरा है उससे कहा जाता है कार्यांतरित शैली। कार्यांतरित शैली या मेटामॉर्फिक शैली। ठीक है। शैलियाँ तीन प्रकार की होती है। आग्नेय शैली, अवसादी शैली और कार्यांतरित शैली। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। देखिए, जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है ना, वे बहुत गर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए मोमबत्ती हो गई, और मोमबत्ती जब उससे पहले मोमबत्ती को जब जलाया जाता है तो जो मोम होती है उसकी गल कर पानी की तरह मतलब बहने लगती है। और जब वो ठंडा होता, जब मोमबत्ती को बुझा दिया जाता है और मोम जब ठंडा हो जाता है तो वो ठोस रूप ले लेती है। ठीक बिल्कुल ये वैसे ही कह रहा है। ये वे कह रहा है कि जो ये द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इसी प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। जब वो पृथ्वी के अंदर होता है तो वो गर्म होता है और एक तरल रूप में होता है, जिस प्रकार पानी। तो जब ये ठंडा होता है अपने आप, किसी कारणवश जब वहाँ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, तब क्या होता है, वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, वो जो मैग्मा होता है, और एक ठोस रूप ले लेता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने मैग्मे को वो क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहा जाता है। ठीक है, वो वहीं पर ठंडा हो गया पृथ्वी के अंदर ही, और वहीं पर उसका जो भी स्वरूप बना वहीं पर बना, और उसी को आग्नेय शैल कहा जाता है। इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, प्राथमिक शैल के नाम से भी जाना जाता है। आग्नेय शैल दो प्रकार के होते हैं। देखिए, आग्नेय शैल जो होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं। सर्वप्रथम अंतर्भेदी शैल, और जो दूसरा है वो है बहिर्भेदी शैल। प्रथम क्या है, प्रथम है अंतर्भेदी और दूसरा है बहिर्भेदी। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? दरअसल जो पृथ्वी के अंदर मैग्ना होता है वही एक प्रकार से लावा का रूप है। तो ये कह रहा है वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है
यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो ये यहाँ पर आग्नेय शैल किसे कहते हैं? जब मैग्मा का जो रूप है वो एक प्रकार से बाहर फैल जाता है, जैसे ज्वालामुखी होता है उसी रूप में निकल कर बाहर फैल कर, और जो भूमि की सतह होती है वहाँ पर जब ये बाहर की तरफ निकलता है और इसका जो गर्म रूप होता है तो बाहर आते ही वे धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद एक ठोस रूप ले लेता है। तो उसी को क्या कहते हैं? बहिर्भेदी आग्नेय शैली। बहिर्भेदी आग्नेय शैली ये हो गया बहिर्भेदी आग्नेय शैली। आगे देखिए, अभी हमें पढ़ना है अंतर्भेदी आग्नेय शैली। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए जो बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट शैली से ही बना है। तो इसका उदाहरण दे रहा है, जो दक्कन के पठार हैं वो इसी शैली के माध्यम से बने हैं। जो पृथ्वी पर बड़े बड़े पठार देखने को मिलते हैं वो किसी न किसी शैली के माध्यम से निर्मित हुए हैं। तो दक्कन का पठार जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो बहिर्भेदी अग्नि शैल है उसी के द्वारा निर्मित हुआ है, और ये इसके अंदर जो मैग्मा होता है और जब ये पिघल कर ठोस रूप लेता है, तो जो ठोस रूप लेने के बाद उसको ध्यान से देखा जाए ना तो वो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे महीन बारीक कण पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए नमक को अगर ध्यान से देखोगे उसमें छोटे छोटे एक बहुत छोटा स्वरूप दिखेगा नमक का। तो ये वही कह रहा है, इसका जो स्वरूप होता है बहुत अधिक, इनकी संरचना बहुत अधिक महीन दानों से होती है। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए, जो दक्कन का पठार है वो बहिराग्नेय शैली से बना हुआ है, और द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैल को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो बहिर्भेदी हमने देखा, बहिर्भेदी अर्थात उसका याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो बहिर मतलब बाहर, भेदी अर्थात मतलब उसमें घर्षण हुआ और जब वो बाहर आया मैग्मा निकल कर बाहर ज्वालामुखी के रूप में, और बाहर आकर ठंडा हो गया और ठोस स्वरूप उसने प्राप्त कर लिया, तो वो हो गया बहिर्भेदी आग्नेय शैली। और अंतर्भेदी आग्नेय शैली किसे कहते हैं? अंतर्भेदी आग्नेय शैली उसे कहते हैं जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के बाहर ना आके अंदर ही उसी रूप में ठंडा हो जाता है, वो अंतर्भेदी आग्नेय शैली कहलाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेने लगते हैं। तो क्या होता है, इनका जो कण होता है, जो रूप होता है वो बहुत महीन और बारीक होता है, लेकिन जो आंतरिक अग्नि शैल होता है वे कैसा होता है, इनका जो दाना होता है वो मोटे होते हैं, बड़े होते हैं। जो ग्रेनाइट पत्थर है, ग्रेनाइट ऐसे ही शैली का एक उदाहरण है। ठीक है, ऊपर में हमने देखा था भेदी जो आग्नेय शैल का उदाहरण दक्कन का पठार, अंतर्भेदी जो आग्नेय शैल है इसका जो उदाहरण है वो है ग्रेनाइट के जो पत्थर होते हैं वे। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिस अपघृष्ण पदार्थों का उपयोग करते हैं
वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, जो मसाले अर्थात जो पत्थरों में जो मसाले लगाए जाते हैं, लेई लगाई जाती है, जो वाइट कलर का होता नहीं है, एक मकान या घर बनाने में काम आता है, जो इस प्रकार के चूर्ण होते हैं एक लेई रूप में होते हैं, जिनका लेई के स्थान पर या फिर जैसे मसाला कह लो उसके रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सीमेंट होता है, सीमेंट लेकिन कैसा होता है, वो कुछ दूसरे रंग का होता है, लेकिन जो ये ग्रेनाइट का होता है ये इसमें भी भिन्न प्रकार के रंग पाए जाते हैं, जैसे वाइट हो गया, स्लेटी हो गया। तो इनका जो प्रयोग होता है ये एक दानेदार चूर्ण के लिए बने अपघृषण पदार्थों का उपयोग करते हैं, वे ग्रेनाइट कहलाते हैं। जो प्रकृति पदार्थ होते हैं जिनका मोटा मोटा स्वरूप होता है, जो अपघृषण होते हैं, जो बिना किसी घर्षण द्वारा तैयार होते हैं, वे क्या होते हैं, वे ग्रेनाइट कहलाते हैं, या वे ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं या ग्रेनाइट होते हैं। ठीक है, ये एक प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं। शैल ढुलक कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो जो कण होते हैं, जैसे मान लीजिए समुद्र, मान लीजिए नदी है, नदी कहीं से बहकर आ रही है, तो ये क्या, वो अपने साथ बहुत सारे छोटे छोटे कण लाती है। तो एक प्रकार से मान लीजिए ढुलक है, कोई पत्थर हो गया, वो अपने साथ, जैसे नदी बहती आ रही है, पानी के साथ बहता चला आ रहा है काफ़ी लंबी दूर से। इसके अलावा चटक कर, अगर जैसे कहीं पानी का बहुत अधिक तेज बहाव है, तो वो ना किसी पत्थर से टकराएगी, और वो पत्थर आज नहीं तो कल चटकेगा ही, चाहे वो एकदम छोटे महीन कण के रूप में चटके या फिर उसका स्वरूप कुछ बड़ा हो। तो या एक तो ढुल कर आ रहा है एक पत्थर, और या तो फिर कुछ चट्टानों में से टूटेगा, कुछ पत्थरों में से टूटेगा या चटकेगा, और साथ ही साथ ये एक दूसरे से टकरा कर, ये जब छोटे छोटे ये कण होते हैं टकरा कर, और इनका जब ये छोटे छोटे रूप में टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इनका, तो इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। ठीक है, इतना तो समझ आया ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो अवसाद हैं, हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। जाहिर सी बात है, ये चाहे जल के माध्यम से पहुंचे, चाहे वायु के माध्यम से पहुंचे, या फिर किसी मानव क्रिया द्वारा पहुंचे, तो ये क्या होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमकर, जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है और ये जमा हो जाता है, तो क्या होता है, ये अदृढ़ अवसाद दबकर या ठोस होकर सैल की परत बनते हैं। इस प्रकार के शैलों को अवसादी सैल कहते हैं। तो क्या होता है, देखिए, मान लीजिए कोई टुकड़ा है, कोई पत्थर है, ठीक है, वो किसी क्रिया द्वारा या मानव क्रिया द्वारा या फिर जल मार्ग द्वारा या फिर वायु द्वारा या फिर किसी भी रूप के द्वारा, अवसाद तो हमने पहले समझ लिया कि अवसाद किसे कहते हैं। अवसाद वो छोटे कण होते हैं, पत्थरों का वो छोटा स्वरूप होता है, या फिर कोई जो पत्थर होते हैं, या फिर कोई ढुलक कर पत्थर आए या कोई चटक कर पत्थर आए, ये जब इकट्ठे होके एक दूसरे से टकराते हैं और छोटे छोटे कण के रूप में
टूट जाते हैं। और फिर जब ये इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अवसाद कहा जाता है। और जब यही कण क्या होते हैं, यही कण जब या किसी जल के माध्यम से या वायु के माध्यम से या मानव क्रिया के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये पहुंच जाते हैं और जब वो एक स्थान पर एकत्र हो जाते हैं, जब वो जम जाते हैं, ये अदृढ़ की शैलों का अवसादी शैल कहलाता है। इसे अवसादी शैल कहते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे बहाव होते हैं, ये सब जो छोटे छोटे टुकड़ों को लेके आते हैं और एक स्थान पर आकर जम जाते हैं, उसे अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ, बिल्कुल रेत, ये सब क्या है, ये सब इनके उदाहरण हैं। बलुआ रेत और दानों से बनता है। छोटे छोटे बालू के छोटे छोटे कण देखोगे और जो रेत होते हैं, ये इन सब इसी का ही एक स्वरूप है। इन शैलों में पौधे, जानवरों तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे, वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है, इसमें छोटे छोटे कण तो आते ही हैं, इसके साथ ही साथ भिन्न प्रकार की छोटी छोटी मोटी क्रियाओं द्वारा जो भी इकट्ठा होते हैं इस प्रकार के अवसाद, और जब वो एक स्थान पर जम जाते हैं तो वे अवसादी शैल कहलाते हैं। इनका एक उदाहरण है जैसे कि बलुआ हो गया। इसके अलावा जो सूक्ष्म रेत हो गई, ये सब इसी का एक उदाहरण है। इन शैलों में जो पौधे होते हैं, जानवर होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे, वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो इन शैलों पर जब ये अवसादी शैल तैयार हो जाता है, बन जाता है, तो उन पर या तो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जानवर होगा, पौधा होगा और अन्य कोई भी सूक्ष्म अर्थात छोटे से छोटा जीवाणु, ये सब कभी न कभी इस शैल पर रहते हैं, वे भी जीवाश्म कहलाते हैं। फिर ये जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कार्यांतरित शैल में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कार्यांतरित शैल किसे कहते हैं, अब ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि जो आग्नेय हैं और अवसादी शैल, जो आग्नेय शैल और अवसादी शैल अभी हमने ऊपर पढ़े, ये वही कह रहा है उच्च ताप एवं दबाव के कारण। उच्च ताप अर्थात जैसे मौसम में, जलवायु में अत्यधिक ताप हुआ, उसके कारण और दबाव के कारण पृथ्वी पर बहुत से दबाव बनते हैं, उसके कारण ये जो कार्यांतरित शैल है, ये कार्यांतरित शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन से शैल परिवर्तित हो जाते हैं, आग्नेय शैल हो गया या फिर अवसादी शैल हो गया। अवसादी शैल और आग्नेय शैल जब इन पर कोई दबाव पड़ता है और कोई ताप पड़ता है, तो ये दो शैल इन शैल में परिवर्तित हो जाते हैं और इस शैल का क्या नाम है, कार्यांतरित शैल कहा जाता है। और ये दो शैल इस शैल में परिवर्तित हो जाते हैं, ये वही कह रहा है। और ये कह रहा है कि जब ये इन शैल में परिवर्तित हो जाएंगे, कार्यांतरित शैल में परिवर्तित हो जाएंगे आग्नेय और अवसादी शैल, तो जो वो एक प्राकृतिक रूप से अपना काम करते चली आ रही थी, जैसे मैग्मा हो गया, इसके अलावा जो अवसादी में छोटे छोटे कण थे जो अपना कार्य करते चले आ रहे थे, ये दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें उदाहरण के रूप में जो चिकनी मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी वो क्या होगी, एक स्लेट के रूप में सामने आ जाएगी, स्लेट का रूप में परिवर्तित हो जाएगी, उसका स्वरूप पूरा परिवर्तन हो जाएगा। और जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाएगा।
जो चूना पत्थर होगा वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कार्यांतरित शैल। कार्यांतरित शैल को एक याद करने का अच्छा तरीका ये है कि कार्यांतरित शैल कार्य अर्थात जो कार्य चला आ रहा है इन दोनों का, उनमें एक तरीके से हस्तक्षेप हो जाएगा। जब हस्तक्षेप हो जाएगा तो ये एक तीसरा स्वरूप ले लेगा और वो है कार्यांतरित शैल। ठीक है, आगे देखिए। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैल का उपयोग जैसे कि सड़क, घर एवं इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों के उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिड़ी, टापू या किटकिट, 5 पत्थर आदि कुछ इस प्रकार के खेल होते हैं। तो ये कह रहा है आप उन खेलों में पत्थरों का प्रयोग करते हैं। आप अपने दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। खेलों की नहीं, फिलहाल हम यहाँ आते, देखिए आओ कुछ करके देखें। कुछ नहीं ज़्यादा इसमें क्या बताया गया कि ये जो संगमरमर पत्थर है ये किस शैली से निकला है, ये शैली से निकला है कार्यांतरित शैली से। और ये लाल बलुआ पत्थर किसका एक उदाहरण है, ये जो उदाहरण है ये अवसादी शैल जो है उससे निर्मित हुआ है, उसका उदाहरण है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है या हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, जो शैल होते हैं वो ही एक रूप से दूसरा रूप ग्रहण करते हैं, लेकिन इसका भी एक चक्र होता है, एक परिवर्तन क्रिया होती है, उसी को शैल चक्र कहा जाता है। आप जानते हैं कि द्रवित जो मैग्मा होता है ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। बिल्कुल, ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित होकर अवसादी शैली का निर्माण करते हैं। बिल्कुल जी, इसके जो मैग्मा होंगे इसके छोटे छोटे कण होते हैं। एक जो हमने देखा था ना अभी उदाहरण के रूप में समझाते हैं, छोटे छोटे ये बारीक कणों से होकर एक बहुत महीन एक तरीके से इसका स्वरूप होता है, वो होता है। तो वो सब क्या होता है, इन सबको इकट्ठा करके एकत्रित करके एक एक कणों को मिलाकर क्या होता है, एक अवसादी शैल बनता है। तो ये वही कह रहा है, उन सब को उसका जो स्वरूप बदलेगा, उसमें जब वो टूटेगा और उसमें उतार चढ़ाव होगा तो क्या हुआ, ये दूसरा स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करेगा। ताप तथा दाब के कारण ये आग्नेय शैल जो होता है वो अवसादी शैल कार्यांतरित शैल में बदल जाता है। तो आग्नेय शैल क्या हुआ, अब ये अवसादी शैल में बदल गया। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कार्यांतरित शैल पुनः घिसकर द्रवित मैग्मा बन गया। जब उसमें जो आग्नेय शैल था और जो द्रवित शैल था इसमें फिर से परिवर्तन आया किसी रूप से, फिर वे कार्यांतरित शैल बन गया। ठीक है, और फिर द्रवित मैग्मा बन जाता है इस प्रकार अंदर जमीन के अंदर। यह जो द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय रूप में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये जो क्रियाएं हो रही है वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। अब इधर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है शैल चक्र को बता रहा है। ये देखिए ये ये है अग्नि शैल। अग्नि शैल में क्या होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। तो जब आंतरिक और बाह्य जो भी इसमें प्रक्रिया होगी उसका जो भी शैल निकलेंगे, चाहे आंतरिक रूप से निकले चाहे बाहरी रूप से, तो
उस सेल का छोटा छोटा कण, तलछट, तलछट क्या कहते हैं, जो भी टुकड़ा होता है, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा हो गया या किसी भी छोटे से छोटे कण हो गया, मिट्टी का कण हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब तलछट होता है। तो ये यहाँ से ये निकल कर उसका स्वरूप इसमें आएगा तलछट में। जब तलछट जब एक जगह इकट्ठा होगा तो क्या होगा, ये एक अवसादी शैल का रूप ले लेगा, अवसादी शैल बन जाएगा, अर्थात एक स्थान पर ढेर सारे ऐसे तलछट इकट्ठे हो जाएंगे। फिर जब इसमें काफ़ी दिन बाद तापमान में बदलाव होगा और इसके बाद इसमें जब दबाव बनेगा तो ये कार्यशैली में रूपांतरित हो जाएगा। फिर कार्यांतरित शैली में जब ये रूपांतरित होगा तो जब ये दबाव के कारण क्या होगा, ये मैग्मा बनेगा और मैग्मा बनकर ये पिघलकर एक बाहरी रूप में आएगा। फिर जब ये बाहरी रूप में आएगा फिर ये यही इसी शैली में आ जाएगा, फिर इसी शैली में आएगा, फिर इसी शैली में आएगा, फिर इसी शैली में आएगा, फिर इसी शैली में, फिर इसी में। कहने का अर्थ ये है कि ये शैली कभी समाप्त नहीं होगी। ये है इसे कहते हैं शैल चक्र। क्या कहते हैं इसे, शैल चक्र। देखिए आगे, शैल विभिन्न खनिजों से बने होती हैं। जो शैलें होती हैं वो विभिन्न खनिज तत्व जो होते हैं उनसे मिलकर बनती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। खनिज क्या होते हैं, ये एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो इसका एक गुणधर्म भी होता है भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से भी। इनका जो गुणधर्म होता है इसमें इसका मिश्रण पाया जाता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसा कि कोयला, गैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसा कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना और यूरेनियम। ऐसे ही आदि प्रकार के खनिज तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से इन सब की प्राप्ति होती है। तो इनका एक परस्पर संबंध है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, क्या आप जानते हैं, ये शायद हमने देखा, अभी नहीं देखा। देखिए, जीवाश्म किसे कहते हैं, शैलों की परतों में दबे, जो हमने अभी शैल पढ़े, इनकी परतों में दबे हुए जो पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, इन सब के अवशेष वो होते हैं, वो जीवाश्म कहलाते हैं। ये शब्दों की उत्पत्ति इग्नियस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। इसके अलावा है आगे सेडिमेंट्री एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्थिर। और मेटामॉर्फिक जो शब्द है ये एक ग्रीक भाषा के शब्द से निकला है और इसका जो अर्थ होता है रूप परिवर्तन। ये देखिए, पृथ्वी का जो आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। जो पृथ्वी का जो आयतन है उसका सिर्फ 1% हिस्सा परपटी है और जो बाकी का 84% जो है वे है मेंटल। इसके अलावा जो 15% है जो हिस्सा है वे है क्रस्ट। और इसके अलावा जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या है 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में है। कहाँ है विश्व की सबसे गहरी खान? दक्षिणी अफ्रीका में। और तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तथा तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक छेद कर चुके हैं।
तो जो क्या है, इसका जो खनिज तत्व इसे मिला है, मतलब अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में, वे 400 किलोमीटर में ही मिल गया है। लेकिन जब तेल की खोज की गई तो अभी 6 किलोमीटर तक अंदर खोदा जा चुका है, लेकिन अभी भी इसका मतलब अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई परिणाम नहीं निकला। पृथ्वी का आंतरिक केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, पृथ्वी के आंतरिक केंद्र तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो ये कह रहा है इसकी जो आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। बस आज के लिए इतना ही, और इंटरेस्टिंग था ये चैप्टर। चलिए अपनी मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।